नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ता है। आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में, बताएंगे क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों की बात करेंगे उनमें पहली खबर मिडिल ईस्ट की। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में जंग अभी भी लगातार यहां पर जारी है। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान अब तक 11 देशों के खिलाफ जंग छेड़ चुका है। अब दुनिया एक बार फिर उसी सवाल के सामने खड़ी है जिससे हर कोई डरता है। क्या मिडिल ईस्ट की यह जंग परमाणु युद्ध की दहलीज पर पहुंच रही है? अमेरिका और इजरायल बनाम ईरान, मिडिल ईस्ट पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है और अब आरोप यह है कि हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि इन हमलों के बाद में रेडिएशन लीक हुआ। आईएईए ने कुछ साइट्स पर हलचल की बात जरूर मानी है। तो क्या ये न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत है? आज वर्ल्ड नाउ में हम बात उस महायुद्ध की भी करेंगे जो मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव का चौथा दिन है और इसी बीच ईरानी स्टेट मीडिया के दावों ने वैश्विक चिंता और बढ़ा दी। खबरों की माने तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई आईआरजीसी की ओर से चेतावनी जारी की गई, अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसे रोका जा सकता है और निशाना भी बनाया जा सकता है। और अगर ये दावे हकीकत में बदल गए तो सिर्फ जंग नहीं भड़केगी बल्कि दुनिया का तेल व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार सब कुछ हिल सकते हैं। क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई में दुनिया एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ईरान के वार से हिले ट्रंप। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के बाद अब ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर भी हमले की धमकी से पूरे दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इस बीच वॉशिंगटन में भी बेचैनी साफ दिख रही है। कहा जा रहा है कि ईरान की आक्रामक रणनीति ने खुद ट्रंप भी एक तरह से अब उस तरह से सहमे और डरे नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या फिर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच में ये संघर्ष पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? आज वर्ल्ड नाउ में हम बात मोसाद की भी करेंगे, वो एजेंसी जिसके नाम से ही दुश्मन खेमों में खलबली मच जाती है। इजरायल और ईरान ने ये कहा जाए कि ईरान के साथ में चल रही कूटनीति वार्ताओं के बीच में अचानक से सैन्य कार्रवाई हुई और इस जंग से सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई समेत टॉप कमांडर्स को सीधे निशाने पर लिया गया और खेल एक झटके में खत्म। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस शख्स की सुरक्षा दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती थी, जिसकी लोकेशन पल पल बदलती रही, जिसके चारों ओर ईरान का सबसे एलीट फोर्स तैनात रहा, आखिर उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन इजरायल और अमेरिका तक पहुंची कैसे? आज वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे आगे विस्तार से। अब मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसकी जद में कई देश आते जा रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। अभी भी ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब तक 11 देशों के खिलाफ जंग छेड़ी। लगातार सैन्य ठिकाने और रिहायशी इलाकों में ईरान ड्रोन और मिसाइलें एक तरह से दाग रहा है। इस बीच ईरान ने दावा कर दिया कि अमेरिका और इजरायली हमले से परमाणु के एक तरह से इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान हुआ और रेडिएशन फैलने लगा। इस बात की पुष्टि आईएईए ने भी की। तो क्या ये युद्ध परमाणु वार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ईरान में आखिर कहां-कहां पर परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरान का जो एटमी सेंटर है उस पर सीधे सीधे इसका प्रभाव नजर आता है। इसमें नतांज, फोर्डो, इस्फान, बुशहर, अराक, डाकिवन, तेहरान रिसर्च सेंटर इसमें शामिल हैं। अब इस बीच खबर आई कि ईरान से जंग के बीच में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया। खबरों की माने तो अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अमेरिका में टेस्टिंग के कारण ही करीब 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो क्या अब अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार उपयोग करेगा?
ये भी ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। ईरान के जंग के बीच में अमेरिका ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कब किया। दरअसल अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसमें ईरान से जंग के बीच में यूएस ने एक तरह से न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का शक साफ तौर से नजर आया। अमेरिका के नेवादा में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर एक तरह से झटके आए हैं। भूकंप के झटकों के पीछे परमाणु परीक्षण की अटकलें ज्यादा हैं। अब आप ये भी समझिए कि जिस तरह से हालात यहाँ पर ये नजर आते हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि चिंता यहाँ पर बहुत ज्यादा एक तरह से तनावपूर्ण नजर आई। और जिस रूप में ये कहा जा रहा है भूकंप के झटके हुए, तो क्या परमाणु परीक्षण हो चुका है? ये भी जानिए कि अमेरिका पर न्यूक्लियर टेस्ट के कयास आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं और उसके पीछे के कारण क्या हैं। दरअसल एक बार में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके नहीं लग सकते। अगर एक साथ इतने ज्यादा भूकंप के झटके लगते हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं परमाणु बम या हथियार का उपयोग या परीक्षण किया गया। अब एक कहानी और जरा जान लीजिए। जापान पर 1945 में परमाणु बम डाला गया। उस समय जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया था। तब अमेरिका का दूसरा मकसद दुनिया को यह मैसेज देना था कि जान लो हमारे पास परमाणु बम है। अब अटकलें लगाई जाती हैं, क्या ईरान के पास डर्टी बम है और वो इजराइल के लिए खतरा बन सकता है, और इसके कारण अमेरिका अब परमाणु बम की ओर देख रहा है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग में ईरान के परमाणु बम का उपयोग करेगा। अब आपको ये भी बताते हैं नेवादा जिस जगह पर ये परमाणु परीक्षण या भूकंप के झटके महसूस किए गए वो क्या है और वो क्यों खास है। दरअसल नेवादा के बारे में जानिए। नेवादा में नेलीज एयरफोर्स बेस माना जाता है और ग्रेविटी बॉम्ब एक तरह से है यहाँ पे B-61 एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन स्टोर यहाँ पर किए जाते रहे हैं और ये विमानों से गिराए जाने वाले परमाणु बम ही हैं। अमेरिका के कुल परमाणु हथियार करीब 3800 बताए जाते हैं। वहीं नेवादा में अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है। साल 1951 से 1992 तक नेवादा टेस्ट साइट एक तरह से ये रहा। साल 1951 से 1992 तक कुल 1000 परमाणु टेस्ट यहाँ पर हुए। अब यहाँ पर परमाणु हथियार स्टोर नहीं होते। नेवादा में शायद 100 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स हो सकते हैं, ऐसा भी बड़ा दावा इस बीच किया जा रहा है। हर देश ये मान के चले परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है और जो मिडिल ईस्ट में अभी जंग के मैदान में बम बरस रहे हैं वो न्यूक्लियर बम को लेकर ही एक तरह से हैं। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस देश के पास में कितने परमाणु बम हैं। अब जानकारी सामने आई, एक रिपोर्ट आई थी 2025-26 में विश्व में 12,200 से 12,300 के बीच में परमाणु हथियार हैं। हालांकि ये वो रिपोर्ट थी जो दुनिया के सामने रखी जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। अब किसके पास कितना परमाणु बम है वो भी जान लीजिए। जो रिपोर्ट और जो तमाम दावे किए जाते हैं उसके अनुसार मौजूदा वक्त में रूस सबसे ज्यादा ताकतवर है परमाणु शक्ति के लिहाज से। रूस के पास में 5,459 परमाणु हथियार हैं। दूसरा नंबर आता है अमेरिका का जिसके पास है 5,177 परमाणु हथियार। चीन के पास में 600, फ्रांस के पास 290, यूनाइटेड किंगडम के पास में 225, भारत के पास में 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 तो उत्तर कोरिया के पास में 50। हालांकि परमाणु देश की मान्यता एक तरह से उसके पास में नहीं है। तो ये एक तरह से वो पूरी लिस्ट है और ये आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि ज्यादातर देश खास करके रूस और अमेरिका को छोड़कर बाकी के जो देश हैं वो सटीक संख्या गुप्त रखते हैं। रूस और अमेरिका मिलकर दुनिया का 86 से 90% परमाणु हथियार रखते हैं। अब चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश अपने स्टॉक को लगातार बढ़ा रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और रूस पुराने हथियारों को धीरे धीरे हटा भी रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा है ये FAS की एक रिपोर्ट है जो कि 2025 की रिपोर्ट और सीप्री ईयरबुक 2025 पर एक तरह से आधारित है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब परमाणु युद्ध होगा, क्योंकि जापान की तरह ईरान भी सरेंडर नहीं कर रहा। तो क्या अब ईरान का हाल जापान की हिरोशिमा की तरह ही होगा? इसी बीच खबर यह है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में ईरान के खिलाफ चल रही जंग के बीच एक मजबूत बयान दिया।
उत्तर कोरिया ने ईरान को मजबूत समर्थन दिखाया। अब किम जोंग उन के बयानों में यह भी कहा गया कि अगर ईरान मांगेगा तो उत्तर कोरिया मिसाइल सप्लाई जरूर करेगा, खास करके इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अब किम जोंग उन ने अपने बयान में यह भी बड़ा दावा किया था कि उसके एक एक मिसाइल से इजराइल को मिटाया जा सकता है। यह बयान किम ने तब दिया जब इजराइल, ईरान और अमेरिका में मिडिल ईस्ट में जंग जारी है। हालांकि उत्तर कोरिया ने ईरान पर हमलों की कड़ी निंदा जरूर की और इसे अमेरिका की गैंगस्टर जैसी हरकत बताया है। अब ये उत्तर कोरिया के लिए एक संकेत है कि न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल ही सुरक्षा देते हैं। हालांकि खबर तो ये भी रही कि जो मिडिल ईस्ट है उसका ये जो पूरा घटनाक्रम है उसे देखते हुए किम जोंग उन हाल ही में परमाणु सहित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी करेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हमेशा से उनके बीच में ठनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। कई बार तो किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी तक दी है। ईरान पर परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने बड़ा हमला और बमबारी तक की, लेकिन उत्तर कोरिया भी परमाणु देशों में शामिल अभी नहीं है, लेकिन परमाणु हथियार जरूर वो बना रहा है। लेकिन अमेरिका और अन्य देश उत्तर कोरिया को लेकर फिलहाल खामोश हैं। आइए आपको बताते हैं कि किम जोंग उन ने आखिर कब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। किम जोंग उन ने 2013 में बड़ी धमकी दी। किम जोंग उन ने घोषणा की कि रॉकेट अमेरिकी प्रशांत बेस पर हमला करने के लिए तैयार है। ये उत्तर कोरिया के पहले आईसीबीएम थ्रेट्स में से एक था। वही 2017 में जुलाई अगस्त के दौरान उत्तर कोरिया ने आईसीबीएम परीक्षण किए और किम ने कहा कि पूरी अमेरिकी मुख्य भूमि अब उनके न्यूक्लियर स्ट्राइक रेंज में है। वहीं 2017 सितंबर में ट्रंप ने यूएन में कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया को खत्म कर सकता है। किम ने ट्रंप को मानसिक रूप से विक्षिप्त मूर्ख कहा। तो 2017 नवंबर-दिसंबर के बीच में किम ने कहा कि उनके पास में न्यूक्लियर बटर है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक अमेरिका धमकी ना दे। 2019 दिसंबर में किम जोंग उन ने अमेरिका को क्रिसमस गिफ्ट यानी नया स्ट्रेटेजिक वेपन देने की भी धमकी दी थी और ये मान के चलिए कि अगर 2020 तक कोई भी नई छूट ना मिले, 2025 तक मार्च में किम ने अमेरिका पर उत्तर कोरिया को मिलिट्री रूप से उकसाने का आरोप लगाया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। हाल ही में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता जब 2026 में वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में किम ने कहा कि अमेरिका अगर हॉस्टाइल पॉलिसी जारी रखेगा तो उत्तर कोरिया जवाबी कदम उठाएगा। तो क्या अब ईरान अमेरिका जंग में उत्तर कोरिया के तानाशाह की एंट्री होगी और फिर ईरान की मदद किम जोंग करेंगे? आशंका तो यह भी है कि ईरान के बाद अब परमाणु को लेकर उत्तर कोरिया की ओर से अमेरिका प्लान करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे महायुद्ध की। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का चौथा दिन है। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और इसके साथ आईआरजीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा और निशाना बनाया जा सकता है। ये बात ईरानी स्टेट मीडिया ने बताई। ये फैसला ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच में चल रही जंग में एक बड़ा कदम है जो पूरे दुनिया के तेल व्यापार को हिला सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जबारी ने ये घोषणा की है और उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। अगर कोई गुजरने की हिम्मत करेगा तो आईआरजीसी और नेवी के जवान उन जहाजों को जला देंगे। अब ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल की जॉइंट स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी की मौत हो गई थी और इसी के बाद से मिडिल ईस्ट में हालात बहुत खराब हो गए। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी अधिकारियों के बयान के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं हुई है। ईरान में अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें 176 बच्चे हैं। 750 से ज्यादा एक तरह से लोग घायल हुए हैं। आईआरजीसी ने एक तरह से ऑयल बम फोड़ दिया है तेल सप्लाई बंद होने का। समझिए, अब ये समझिए कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट कितनी महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज स्ट्रेट दरअसल दुनिया की तेल की सप्लाई रूट का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इसमें ईरान, फारस की खाड़ी, कतर की अगर बात की जाए, सऊदी अरब, यूएई, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, ये सब बड़ी भूमिका निभाते हैं और उसी को ही एक तरह से कनेक्ट करता है। ये कहलाता है हॉर्मुज स्ट्रेट।
अब ईरान और ओमान के बीच में मौजूद ये जो स्ट्रेट है वो ग्लोबल ट्रेड में सबसे जरूरी रुकावटों में से एक है और यही जो फारस की खाड़ी है उसे ही मान के चलिए ये ओमान की खाड़ी और उसके आगे अरब सागर से इसे जोड़ता है। हालांकि ये जो हिस्सा है ये ईरान और ओमान से पूरी तरह से घिरा हुआ है, लेकिन इसे एक इंटरनेशनल शिपिंग लेन माना जाता है। अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ता विवाद अब इसी पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुका है और ये जो समुद्री रास्ता है ये समुद्री रास्ता बहुत ज्यादा अहम है। ये मान के चलिए ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट भले ही आपको एक छोटा हिस्सा नजर आ रहा हो, लेकिन ये पूरी दुनिया को ये कहा जाए उसकी सांसें थामने का काम कर सकता है। ये रास्ता अहम है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% का जो हिस्सा तेल का है वो एक तरह से इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में तेजी आई है और जो कच्चा तेल है लगभग $80 प्रति बैरल के करीब वो पहुंच चुका है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो मान के चलिए $100 तक इसकी कीमत एक तरह से जा सकती है। जिस तरह से यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक रिपोर्ट सामने आई उसके अनुसार यहां से निकलने वाला जो ज्यादातर तेल है वो एशिया के देशों में जैसे चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तक जाता है। इसके अलावा जेट ईंधन और एलएनजी की सप्लाई भी ये प्रभावित कर सकता है और अगर ये रास्ता बंद होता है जैसा कि आईआरजीसी दावा कर रहा है तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल ईरान ने पहले ही बता दिया था कि वो इस एक्सपोर्ट रूट को बंद कर रहा है और अब उसने ये साफ चेतावनी दे दी कि इससे गुजरने पर क्या अंजाम होगा। ईरान के इस कदम से दुनिया भर में खलबली मची है। इससे तेल के 5वें हिस्से के रुकने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी का खतरा है। इसका असर भारत के तेल बाजारों पर भी पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के खतरे ने एनर्जी मार्केट को पहले ही हिलाकर रख दिया था। अब लंबे समय तक रुकावट के डर से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल पुष्टि अभी तक नहीं हुई कि स्ट्रेट पूरी तरह से सील है या नहीं है। हाँ, लेकिन ईरान के जो नया ऐलान हुआ उससे धुकधुकी जरूर बढ़ गई। हालांकि ये भी मान के चलिए कि टैंकर ट्रैफिक कम हो गया है। वाटर वे के पास में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस और हमलों की खबरों ने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है और अपने सबसे पतले पॉइंट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 21 मील चौड़ा है, यानी कि करीब 33 किलोमीटर का, और इसमें हर दिशा में शिपिंग लेन सिर्फ 2 मील चौड़ी है। लेकिन फिर भी ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा होता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये उस मैप को समझिए, आपको ए बनता हुआ जो नजर आता है ये दरअसल यही एक वो बड़ा हिस्सा है। ये एनर्जी का सप्लाई का बड़ा हिस्सा ढोता हुआ नजर आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आखिर निर्भर कौन कौन है ये भी आपको समझना चाहिए। आइए मैं आपको जरा कुछ बड़े हिस्से बताती हूँ। अब आप ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आखिर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कौन कौन निर्भर करता है? उसमें है सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक। बड़े पैमाने पर क्रूड एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है और इसका सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर पड़ता है। सऊदी अरब इसका बड़ा हिस्सा एक तरह से कहा जाए कि निर्यातक माना जाता है। इसका दूसरा नाम ईरान लगभग पूरा का पूरा तेल और पूरा का पूरा गैस निर्यात हॉर्मुज पर ही निर्भर है और ये सिर्फ ये कहा जाए व्यापारिक ही नहीं बल्कि दावा ये किया जाता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रणनीतिक नियंत्रण भी एक तरह से ईरान पर ही है और ये भी अपने आप में बहुत खास एक तरह से होता हुआ नजर आता है। वहीं इराक की अगर बात करें तो इराक स्ट्रेट पर इराक को लेकर तेल निर्यात का मुख्य समुद्री मार्ग है और यही वजह है कि कोई वैकल्पिक सी रूट एक तरह से इसका नजर नहीं आता और यही वजह है कि वो भी एक तरह से इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी बनाए हुए है। अब कुवैत का नाम लें। कुवैत लगभग 90% तेल निर्यात इसी कॉरिडोर से एक तरह से करता है और ये मान के चलिए अगर 90% अगर निर्यात इसी क्षेत्र से होता है तो एक तरह से उसकी बड़ी जो जीडीपी या बड़ी एक फाइनेंस की एक बड़ी पोजीशनिंग इसी रास्ते से होती है। संयुक्त अरब अमीरात बड़ा हिस्सा हॉर्मुज से कोई वैकल्पिक पाइपलाइन मौजूद है लेकिन फिर भी इस पर निर्भरता बहुत ज्यादा है संयुक्त अरब अमीरात की।
अब एशियाई बाजारों पर भी बड़ा फोकस इन परिस्थितियों के बाद में है, क्योंकि ये जो निर्यात है इसका बड़ा हिस्सा यहां पर होता है। अब एशिया में, जिसमें चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, एशिया खाड़ी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है। और यही वजह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर कुछ समय के लिए भी बंद करने की या फिर प्रभावित करने की बात होती है, तो मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि एशिया पर, या ये कहा जाए दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये मान के चलिए कि ये दुनिया की नब्ज है। दुनिया के नब्ज पर वार करता एक समुद्री रास्ता, और अब उसी रास्ते पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा, और इस पूरे रास्ते की चाबी है ईरान के पास। और ये बात पश्चिमी देश भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए उनकी नींद भी उड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से खतरा भी बढ़ चुका है। दुनिया का सबसे अहम ऑयल चोक पॉइंट, दुनिया की 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। शिपिंग पर बड़ा असर, तो व्यावसायिक जहाजों का आवागमन लगभग ठप। जहाजों की आवाजाही में 86% तक की गिरावट। तो वहीं खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले प्रमुख देश, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक भी शामिल हैं। तेल कीमतों पर सीधा इसका असर है, और अगर रास्ता हफ्तों तक बंद रहा, कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से एक तरह से ऊपर हो सकता है। ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा है, तो सप्लाई शॉक से यूरोपियन गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं। 2022 के एनर्जी क्राइसिस जैसे स्तर पर एक तरह से लौट सकती है, तो इसका असर पड़ेगा। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक नस है, और अगर नस दब गई तो दर्द पूरी दुनिया को होगा। और यही वजह है कि जिस रूप में अभी ईरान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है युद्ध के लिहाज से, और उसमें अमेरिका और इजराइल का बड़ा रोल रहा। और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं, ये मान के चलिए सऊदी अरब हो, इराक हो, या मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्से हो, वहां पर भी ईरान के खिलाफ एक अगर नाराजगी नजर आई, तो ईरान का गुस्सा, ईरान इंतकाम की बात कर रहा है। और उसके इंतकाम का मतलब सिर्फ विध्वंस, सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित करते हुए पूरी दुनिया में एक तरह से मैसेज देने की बात है। इंतकाम लेने के कुछ और भी तरीके हैं, आर्थिक चोट पहुंचाना। अब हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की आर्थिक नस है, जैसा कहा, और अगर नस दबी तो पूरी दुनिया को एक तरह से दर्द होगा। और जैसा मैं आपको बता रही थी, स्ट्रेट दुनिया का सबसे ज़रूरी तेल एक्सपोर्ट रूट है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात जैसे सबसे बड़े खाड़ी तेल प्रोड्यूसर को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से एक तरह से जोड़ता है। और ये बंद तब हुआ जब 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। ये हमला ईरान के नेताओं को एक तरह से हटाने की कोशिश में किए गए थे। अमेरिका इजराइल अटैक में खामनेई की मौत भी हो गई थी। तो ये जैसा आपको बता रहे कि ये जो एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, ये मान के चलिए ईरान, खाड़ी सागर, ओमान की खाड़ी, सऊदी अरब, यूएई, ये पूरा बीच में ये मैप, और बीच का हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तेल कीमतों पर सीधा असर, अगर रास्ता हफ्तों तक बंद रहा तो क्या होगा? अगर हफ्तों तक बंद रहा तो व्यावसायिक जहाजों का आवागमन लगभग ठप हो जाएगा। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। वहीं कुवैत में ग्लोबल एनर्जी शॉक का खतरा, सप्लाई शॉक से यूरोपियन, ये कहा जाए कि गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ सकती हैं। तो ये वो पूरी परिस्थिति है। दुनिया की 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी इलाके से गुजरती है, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इजरायली अमेरिकी अटैक के जवाब में ईरान ने अपनी खाड़ी पड़ोसियों जैसे कतर, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर कई मिसाइलें दागी। तेहरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान पर भी मिसाइलें दागी। और ये कहा जाए इसी के साथ तेहरान ने इस्लामिक रिपब्लिक पर किसी भी हमले के बदले में इस पतले पानी के रास्ते को रोकने की सालों की धमकियों को भी पूरा किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि तेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका अब आखिर करेगा क्या? दुनिया के शीर्ष तेल भंडार वाले देश, जिसमें कहा जाए बिलियन बैरल में उसे होता है, जिसमें वेनेजुएला है 303.8 बिलियन का एक तरह से ये कहा जाए कि ये इसकी क्षमता है। सऊदी अरब
258.6 बिलियन, ईरान 208.6 बिलियन, कनाडा 170.3, इराक 145, कुवैत 101.5 बिलियन, यूएई की बात करें तो 97.8 बिलियन, रूस की 80, तो लीबिया की 43.8, तो अमेरिका की 47.1 बिलियन, नाइजीरिया की 36, कजाकिस्तान की 30, चीन 26, कतर 25.2 और ब्राजील 12.7। अब जब बात दौलत, दबदबे और दुनिया को चलाने वाले ईंधन की आती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है और वो नाम है सऊदी अरब का, या फिर सऊदी अरामको, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जिस पर आज हमला हुआ तो ये फिर चर्चा में आ गई। और ये मान के चलिए महज एक कंपनी नहीं बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ग्लोबल एनर्जी मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसकी हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कई बार एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों को पछाड़कर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एक तरह से बन गई है। सऊदी अरब अरामको को सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा रिफाइनरी में से एक माना जाता है। रास तनूरा को ईरान ने ड्रोन से निशाना बनाया और इस ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में आग भी लग गई थी। ईरान ने अरामको पर बड़ा हमला किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अरामको पर जब बड़ा हमला किया तो आखिर क्यों वो विवादित हो चुका है और क्यों चर्चा में आया। ईरान ने दरअसल सऊदी पर मिसाइल से हमला किया। अरामको के ऑयल डिपो पर ईरानी हमला हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी उसके बाद में ठप हो गई। समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी ड्रोन हमलों के बाद में एक तरह से इसे बंद करना पड़ा। अब सऊदी अरब की लाइफलाइन इसे कहा जाता है, लेकिन सिर्फ इसका प्रभाव सऊदी अरब तक ही नहीं पड़ता बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब ईरान ने सऊदी की कमर पर सीधा वार किया है और सऊदी की कमर पर सीधा वार करना यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को एक तरह से प्रभावित करना। इस पूरे हमले के बाद में ग्लोबल ऑयल मार्केट में भूचाल आ गया है और ईरान का बिल्कुल क्लियर कट संदेश है, आग झेलनी ही पड़ेगी। खाड़ी क्षेत्र में तनाव की नई लकीरें एक तरह से खींच दी गई हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने सऊदी अरामको को इतना ज्यादा क्यों टारगेट पर लिया, आखिर क्यों उसे ही निशाने पर लिया। दरअसल इस कंपनी और देश का अमेरिका या फिर इजराइल से क्या कोई लेना देना भी है, कोई कनेक्शन भी है। ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अरामको को रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला करके सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं ईरान का आरोप है कि सऊदी और इजराइल ने मिलकर अमेरिका से उस पर हमला करवाया, जिससे नाराज होकर ईरान ने तेल बुनियादी ढांचों को निशाना बना दिया। अब ईरान का सीधा सीधा संदेश है कि जो खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने देंगे, उन्हें भी इस युद्ध का सक्रिय हिस्सा माना जाएगा। सऊदी अरब ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसने अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने दिया। हाँ, लेकिन ईरान का आरोप यह है कि खाड़ी देशों ने अमेरिकी और इजरायली ऑपरेशंस को इनडायरेक्ट समर्थन जरूर दिया है।
तेहरान का मानना है कि अगर किसी देश की जमीन से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो देश भी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा माना जाएगा। अब अरामको पर हमला ईरान के तथाकथित ट्रू प्रॉमिस 4 अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। ईरान का मकसद खाड़ी देशों को यह समझाना है कि यदि वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े रहेंगे तो उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अरामको की कहानी साल 1933 में शुरू हुई जब इसकी नींव अमेरिकी साझेदारी के साथ पड़ी। हालांकि 1980 तक आते आते सऊदी सरकार ने इसकी पूरी तरह से इसका अधिग्रहण कर लिया और इसको आज मुख्यालय सऊदी अरब के तेहरान में इसका माना जाता है और यहाँ पर 75,000 लोग काम करते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 1.6 से 1.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो इसे कुबेर का खजाना एक तरह से बनाता है। अब अरामको की ताकत का असली राज इसके विशाल हाइड्रोकार्बन रिजर्व में छिपा है और ये कंपनी हर दिन औसतन 10 से 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है। साल 2024 में इसका राजस्व लगभग 480 बिलियन डॉलर का था। अरामको सिर्फ तेल निकालती ही नहीं बल्कि तेल शोधन यानी कि रिफाइनिंग करती है। पेट्रोकेमिकल्स, ल्यूब्रिकेंट्स और रिटेल सेक्टर में भी इसका बड़ा साम्राज्य है। अब ये जो कंपनी है वो भविष्य को देखते हुए नेचुरल गैसेस या फिर एलएनजी या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर भी ये कहा जाए कि तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब सऊदी अरब के जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर ये लिस्टेड है और अरामको को लगभग 81% से ज्यादा हिस्सा उसका सरकार के पास है। इसकी एक खासियत ये भी है कि जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती हैं तब ये कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली संस्था बन जाती है। यानी कि आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो अरामको वो इंजन है जो न केवल सऊदी अरब की तकदीर बदल रहा है बल्कि पूरी दुनिया के पहियों को रफ्तार दे रहा है और उसी इंजन को ध्वस्त किया है ईरान ने। तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, आज मौजूदा वक्त ऐसा है कि तेल राजनीति है, तेल हथियार है, तेल दबाव की भाषा है और अगर हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद रहा तो अमेरिका अकेले नहीं जलने वाला, दुनिया की हर अर्थव्यवस्था धुआं उगलेगी। सवाल वही, क्या अमेरिका ताकत दिखाएगा या सौदा करेगा, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ समुद्र की नहीं बल्कि तेल से चलने वाली पूरी दुनिया की बन चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं ईरान की वार से हिले ट्रंप की। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी। ईरान मिडिल ईस्ट में स्थिति अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के बाद अब उसके दूतावासों को निशाना बना रहा है। जिस तरह से हालात ईरान की वार से एक तरह से मान के चलिए ट्रंप क्या हिल गए हैं। ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी दूतावास को हिट किया। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ। ईरान ने इजराइल और अरब देशों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी। अब इजराइल ने लेबनान में भी हवाई हमले किए जिसमें 31 लोगों की मौत हो गई। कुवैत में अमेरिका का दूतावास बंद हुआ तो अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए भी कह दिया गया। तेहरान की बात करें तो तेहरान के सपोर्ट में मिलिशिया भी शामिल हो गए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में हमलों का दायरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से बड़े दावे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं डर गए हैं, हिल गए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और उससे अमेरिका चिंता में आ चुका है। ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी दूतावास को हिट कर दिया। इस पूरे हमले के बाद में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सख्त कदम उठाए। अमेरिका ने आनन फानन में कुवैत में मौजूद अमेरिकी दूतावास को अगले नोटिस तक बंद करने का फैसला किया। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने जॉर्डन, बहरीन, इराक, कतर और कुवैत से भी गैर जरूरी अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत निकलने के आदेश दिए। अब ये फैसला ईरान की ओर से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे को देखकर लिया गया था। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई देशों में खतरा बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जॉर्डन, बहरीन, कतर, कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों का लगातार खतरा बना हुआ है। इराक में तो हिंसा और अपहरण का जोखिम काफी ज्यादा बताया जा रहा है। अब जॉर्डन और बहरीन में आतंकी हमलों की आशंका भी लगातार जताई जा रही है।
अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब क्षेत्र में इस तरह का अनिवार्य निकासी आदेश जारी किया गया। अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को 2 ड्रोन ने निशाना बनाया और हमले के बाद परिसर में हल्की आग भी लग गई। मामूली नुकसान जरूर हुआ, लेकिन बाद में 2 और ड्रोन दूतावास के पास या फिर उसके आसपास गिरने की खबर आई। अब इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने धमाका सुनने और काला धुआं उठते देखने की बात कही। हालांकि दूतावास उस समय खाली था और किसी के भी हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं आई है, लेकिन सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोनों को इंटरसेप्ट जरूर किया। यह हमला किस रूप में था, आइए उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरह से हालात यहाँ पर नजर आए थे। देखिए जरा, ये है वो तस्वीर। ये आपको चारों तरफ जो धुआं धुआं नजर आ रहा है, दरअसल ये दूतावास ही है। ये अमेरिकी दूतावास था जिसे टारगेट किया था ईरान की तरफ से ड्रोन हमलों के साथ में। सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा ये कहा जाए कि तस्वीर भी सामने आई थी। फिलहाल ये बहरीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। बहरीन में किस तरह से यहाँ पर टारगेट किया गया, और ये कोई एकमात्र ऐसी तस्वीर नहीं है। सऊदी, दुबई, लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो अमेरिकियों के खिलाफ बड़ी नाराजगी ईरान की नजर आती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस ऑपरेशन के बाद में बाकायदा अपने लोगों को वहां से मूव करने की बात कही। अब ये जरा कतर की भी तस्वीर देख लीजिए। कतर में भी यहाँ पर आपको धुआं उठता हुआ जो नजर आ रहा है, दरअसल ये धमाके की ही तस्वीर है। कतर में भी ईरान ने ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागी, चारों तरफ सायरन था। ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है, ये दरअसल खतरे का सायरन है, या ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के सायरन सुनने के आदी हैं। लेकिन बहुत लंबे वक्त से कतर या दुबई में किसी ने सोचा नहीं था कि उन्हें इस रूप में ये कहा जाए कि सायरन सुनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिडिल ईस्ट में ऐसा हो रहा है। अब ईरान की भी तस्वीर देखते चलिए। ईरान में भी कैसे इजराइल और अमेरिका मिलकर बड़े हमलों को अंजाम दे रखे हैं, और यही वजह है कि हमले लगातार तनाव को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको कई इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त करने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब ओमान का हाल क्या रहा, ओमान के भी हालात देखिए जरा। यहाँ पर भी इसी रूप में ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। यहाँ पर कई जगहों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, और कई जगहों पर तो ऐसे इलाकों को टारगेट किया जिससे शायद अमेरिका या फिर उस देश ने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये जो हमले हुए अमेरिकी दूतावास को, रियाद में जो अमेरिकी दूतावास था उसे 2 ड्रोन ने निशाना बनाया। हमले के बाद परिसर में आग लगी, मामूली नुकसान जरूर हुआ, और 2 और ड्रोन दूतावास के पास में आए और गिरने की खबर यहाँ पर सामने आई। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने धमाका सुनने की बात कही, काला धुआं उठते देखने की बात कही। हालांकि दूतावास उस समय खाली था, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन आप ये मान के चलिए जिस तरह से हालात है उसके पहले ही अमेरिका कहीं ना कहीं अपने इन दूतावासों को खाली कराना शुरू कर चुका था। अब इन हमलों के बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा किया और अमेरिकी नागरिकों से कई मध्य पूर्वी देशों को तुरंत छोड़ने की अपील की। उन्होंने लिखा कि इस एडवाइजरी में बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भी इसमें शामिल है। हालांकि समस्या दरअसल ये है कि कई एयरलाइंस तो पहले ही उड़ानें रद्द कर चुकी हैं। अब लोग आखिर इन देशों को या इन इलाकों को छोड़े तो छोड़े कैसे? फिलहाल अमेरिकी सरकार ने नागरिकों के लिए विशेष निकासी उड़ानों की कोई घोषणा नहीं की है, और इसीलिए लोग बड़े चिंतित हैं कि आखिर वो क्या करें, जाएं कहां। एक तरफ ये घोषणा कर दी गई कि लोग इस इलाके को छोड़कर जाएं, दूसरी तरफ फ्लाइट्स अभी कैंसिल हैं, रद्द हो चुकी हैं, और वो कब बहाल होंगी ये कोई नहीं जानता। और क्या ईरान इसका फायदा भी उठाएगा? अब ये जो पूरा घटनाक्रम है 28 फरवरी को कई ईरानी शहरों में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद में बना। अब इन हमलों में अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य कमांडर सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल ठिकाने, प्रमुख सरकारी ढांचों को टारगेट बनाया गया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई, 4 वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की मौत हुई,
जवाब में ईरान ने भी हमला किया। इजराइल पर, बहरीन पर, कुवैत पर, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, दुबई जैसे देशों पर, पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को और सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, जिससे मध्य पूर्व में संघर्ष और भी ज्यादा व्यापक हो गया है। नागरिकों द्वारा प्रवासियों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई 4 से 5 हफ्तों तक चल सकती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वो इसे इससे ज्यादा समय तक जारी रखने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बयान दिया था और उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा ताकि उस शासन की मिसाइल क्षमताओं, परमाणु महत्वाकांक्षाओं और आतंकवाद के समर्थन को समाप्त किया जा सके। वर्ल्ड नाउ में आइए बात करते हैं आगे मोसाद की। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वार्ता के बीच कार्रवाई करते हुए जंग का ऐलान किया और इस जंग में सबसे पहले सुप्रीम नेता खामनेई को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे इजराइल और अमेरिका को खामनेई की लोकेशन का पता चला तो चला कैसे, जिसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ। अब खामनेई की लोकेशन तक आखिर मोसाद कैसे पहुंचा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आइए आपको बताते हैं खामनेई को आखिर मारा कैसे। हर कोई जानना चाहता है क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुरक्षा में तो कई मजबूत लोग और कई एजेंसी तैनात हैं। अब समझिए खामनेई को कैसे मारा, ये आपके भी मन में सवाल होगा। हर किसी के मन में यही सवाल कौंध रहा है, ना सिर्फ ईरानी बल्कि पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति के मन में। बताया जा रहा है कि कई सालों तक तेहरान का ट्रैफिक कैमरा सिस्टम को हैक किया गया। जी हाँ, मोसाद को तेहरान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। परिंदा भी अगर वहां पर उड़ता तो मोसाद को खबर लग जाती। अब इजराइल ने बाकायदा मोबाइल नेटवर्क तक अपनी पकड़ बनाई। खामनेई और उनके सुरक्षा घेरे की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी। अब लंदन की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लंदन की एक फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट सामने आई। मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों के हवालों से बताया गया कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को कई वर्षों से, कई सालों से हैक करके रखा था। बताया यह भी गया है इस रिपोर्ट में कि तेहरान के ज्यादातर ट्रैफिक कैमरों की लाइव फीड को एनक्रिप्ट करके तेल अवीव, दक्षिण इजराइल और ये कहा जाए कि उसके सर्वर्स पर भेजा जा रहा था। एक कैमरे का एंगल खास तौर पे उपयोगी माना गया जिससे खामनेई के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड के सामान्य हिस्से की झलक मिलती थी। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, उनको मारने का प्लान इजराइल ने काफी लंबे समय पहले ही बना लिया था। इसके लिए खामनेई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इजराइल ने कई वर्षों तक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे, मोबाइल नेटवर्क्स को हैक किया। रिपोर्ट कहती है कि तेहरान में लगे लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों पर लंबे समय से इजराइल की निगरानी थी और इन कैमरों से मिलने वाली फुटेज को एनक्रिप्ट करके तेल अवीव, दक्षिण इजराइल की सर्वर्स पर भेजा जाता था। और ये भी कहा गया कि खामनेई के बॉडीगार्ड अपनी निजी गाड़ियां जहां पर पार्क करते थे उनमें से एक खास कैमरे का एंगल ये भी था। इससे उनके कंपाउंड के अंदर की दिनचर्या या सुरक्षा व्यवस्था को समझने में एक तरह से मदद मिली। अब ये समझिए कि आखिर ईरान का शीर्ष नेतृत्व कैसे खत्म हुआ। अमेरिका इजराइल ने हमले के लिए रात के बजाय सुबह का वक्त चुना। कहा यह जाता है कि सभी शीर्ष अधिकारियों का एक ही परिसर में इकट्ठा होना जरूरी था। ईरान की सबसे बड़ी भूल भी एक तरह से यही थी और इसी का फायदा इजराइल ने उठाया। 30 बम इजरायली लड़ाकू विमानों ने खौफ के इरादे परिसर पर बरसा दिए। 35 सालों के शासन का अंत इसमें हुआ। खामनेई हमले में मार दिए गए और इस हमले में कई लोगों की जानें गई हैं। उसमें कौन कौन है बताते हैं। आयतुल्ला अली खामनेई, मोहम्मद पाकपूर, एडमिरल अली शमखानी, साले असदी, मोहम्मद शिराजी, अजीज नासिर जादे, हुसैन जबल अमेलियन, रेजा मुजाफरी निया। इजरायली खुफिया एजेंसीज ने जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया
जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने के बाद में खामनेई की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स की फाइलें तैयार की। इनमें उनके पते थे, ड्यूटी के घंटे थे, काम पर जाने के रास्ते, किस अधिकारी की सुरक्षा में आखिर कौन तैनात होता है, ऐसी तमाम जानकारियां इसमें शामिल थी। और इस पूरी प्रक्रिया को खुफिया भाषा में एक तरह से पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी कि रोजमर्रा की आदतों का डिजिटल नक्शा। अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाशे स्ट्रीट के पास में मौजूद करीब 1 दर्जन मोबाइल टावरों के कुछ हिस्सों को भी एक तरह से उसको इफेक्टेड किया गया। इससे खामनेई की जो सुरक्षा टीम है उसके फोन कॉल अक्सर बिजी नजर आते थे और उन्हें समय रहते एक तरह से चेतावनी नहीं मिल पाती थी। एक मौजूदा इजरायल खुफिया अधिकारी ने बाकायदा ये कहा जाए कि ये भी बताया है कि तेहरान को वैसे हम जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं, और इसे एक तरह से इंटेलिजेंस पिक्चर को तैयार करने में इजरायल की सिग्नल इंटेलिजेंस इकाई यूनिट 8200 बताया जाता है, मानव सोर्सेस के जरिए काम करने वाली एजेंसी मोसाद और सैन्य खुफिया विश्लेषण की भूमिका भी एक तरह से रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरबों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण करने के लिए सोशल नेटवर्क एनालिसिस नाम की ये कहा जाए कि तकनीक अपनाई गई थी, और यही एक तरह से मैट्रिक्स टेक्निक जो जिसका यूज किया गया उससे ये पता चला कि ये फैसले आखिर कहां लिए जाते हैं और नए टारगेट आखिर हो कौन सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए ये पुष्टि की गई कि हमले के दिन सुबह खामनेई और वरिष्ठ अधिकारी उसी कंपाउंड में मौजूद थे। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पास एक अलग मानव सोर्स भी एक तरह से रहा, जिसने बेसिकली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और यही एक तरह से बड़ा पैटर्न था जिसकी वजह से इजराइल ने, मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान का सर्वोच्च शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो गया। यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।